नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा मक्का पैक्ट की। क्या है ये पैक्ट? आप सभी ऑलरेडी जानते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान ने कभी कसम खाई थी कि एक दूसरे का साथ देंगे अगर हम पर किसी पे हमला हुआ। हालांकि आपने इसे बहुत पहले भी फेल होते देख लिया था, जब ईरान ने सऊदी के ऊपर गोले गिराए, पाकिस्तान बचाने नहीं पहुंचा, या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर गोले गिराए तो सऊदी बचाने नहीं पहुंचा। पर कोई बात नहीं, पाकिस्तान हाल ही में नया दलाली केंद्र खोला है और खोलते खोलते ये अर्दगन तक पहुंच गए। अर्दगन को भी साथ ले आए क्योंकि उन्हें इन दिनों खलीफा बनने की चढ़ी है। उन्हें लगता है कि मुसलमानों के जो 57 देश ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी ओआईसी में हैं, उनका नेता कौन हो, क्योंकि ओआईसी का इस समय मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब के अंदर है। तो मुसलमानों में इन दिनों बड़ी होड़ है कि हमारा नेता कौन। तो सुन्नियों में सबसे बड़ा नेता बोले सऊदी अरब, उसके बाद शियाओं का सबसे बड़ा नेता बोले ईरान। तो भाई पाकिस्तान और ये तुर्की कर क्या रहे हैं? तुर्की को इज्जत क्यों मिले? तुर्की को इसलिए मिले क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर आप खलीफेट लेके बैठे थे। तो तुर्की अपनी इज्जत चाहता है कि पुराना वक्त हमारा वापस लौटे और हमें वही सम्मान मिले जो खलीफा के समय पर मिलता था, जब भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था उस खलीफा के हारने के ऊपर। एनीवे, फिलहाल के लिए पाकिस्तान इन सारे मुसलमान देशों में अकेला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन इज्जत बिल्कुल हाथ में कटोरे वाली है। तो ऐसी स्थिति है कि इस समय पाकिस्तान जब देख रहा है मौका कि सऊदी परेशान है, तुर्की को पुरानी अपनी विरासत याद आ रही है। अच्छा, तुर्की के पास बड़ा एडवांटेज किस बात का है? एडवांटेज उसके पास एकमात्र इस बात का है कि वो इन सब में से इकलौता देश ओआईसी का ऐसा है जो नाटो मेंबर है, यानी कि मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी नाटो का अलाई है। ये अपने आप में बड़ी बात निकल कर आती है। मतलब उसके ऊपर नाटो का वो नियम लागू होता है कि इसके ऊपर किसी ने गोला गिराया तो सारे के सारे नाटो के देश जितने भी हैं वो आकर के उसकी रक्षा करेंगे। तो सब अपने आप में विचित्र बने घूम रहे हैं और इन सभी विचित्रों के बीच में एक नई बात सुर्खी बनती है। सुर्खी ये है कि साहब पाकिस्तान इन सभी बीच में से निकल करके ईरान के पास पहुंच जाता है और ईरान से कहने लगता है, सर आप भी आ जाइए ना उस पैक्ट के अंदर। बोले किस पैक्ट के अंदर? बोले वो जो हम लोगों ने मक्का पैक्ट चालू किया है ना, उसके अंदर आ जाइए। बोले जिसमें होगा क्या? बोले उसमें होगा ये कि आप पर गोला गिरा तो आपको बचाने के लिए हम साथ आएंगे। दत्त तेरी की, जिनको लड़ना है आपस में, जिनकी लड़ाई के बीच में यह समझौता निकल कर आ रहा है कि भैया सऊदी पर गोला गिरा तो ईरान वालों का ही गिरेगा, ईरान पर गोला गिरा तो सऊदी वालों का गिरेगा, पाकिस्तान दलाली करते पहुंचे। सर आप भी आ जाइए ना उसमें। क्या ही कहें आप बताइए इसको। हेडलाइन बन रही है, ईरान इनवाइटेड टू ज्वाइन मक्का पैक्ट। इस समय की सुर्खियां हैं, बड़ा डिस्कशन इस बात पर मिल रहा है, लोगों के समझ से ऊपर निकल जा रहा है कि इतना गंदे तरीके से फुस्सी कैसे हो सकती है ये योजना। इसका डिटेल एनालिसिस आज के सेशन में करेंगे। हद तो तब हो जाती है, चलो इन सब के पास कुछ ना कुछ तो है। हेडलाइन जब ये बन जाती है कि बांग्लादेश भी कह रहा है कि सर हमें भी मक्का पैक्ट में डाल ही लो, इन्हें लग रहा है कि मक्का मदीना के नाम पर थोड़ा इन्हें इज्जत मिलने लगेगी। खैर, इन सब का इस विश्लेषण आज के इस सेशन में होगा। एक एक करके इस बात का एनालिसिस करेंगे और सबसे बड़ा एनालिसिस इस बात का कि जो भारत के अंदर यह भाव बनता चला जा रहा था कि अब पाकिस्तान एक बड़ी रीजनल पावर बनकर आ रहा है, बस वही वाली बात है कि भले मैप कुत्ते जैसा दिखे लेकिन पूंछ भी उसकी टेढ़ी ही है। वही दलाली और वही वापस ले जाकर अपने स्थिति को खड़ा कर रहा है। भारत इन सबसे निपटने की क्या तैयारी कर रहा है वो भी आज के सत्र में बताया जाएगा। इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे सब बताए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, हम 30 दिन की यात्रा पर हैं और इस यात्रा में हमने कल यानी रविवार के दिन सुबह आपके लिए एक लगभग 3 घंटे का एक संवाद जो है वो मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज जी के साथ अपने YouTube चैनल पर डाला था, अंकित इंस्पायर इंडिया पर। अगर आपने उसे नहीं देखा है, अगर आपको हल्का सा भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है दिमाग में, सनातन क्या है, धर्म क्या होता है, वाल्मीकि रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, आप अपने सारे डाउट्स लेकर के इस सेशन में बैठ जाइएगा। बस इस सेशन को कंप्लीट सुनिएगा और फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा। मतलब हम लोग इतने इंटरव्यूज करते हैं, एनी टाइम हम किसी ना किसी इंटरव्यू में होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई इंटरव्यू ऐसा जो आपको सोचने पर विवश कर दे, एक बार जाकर सुनिए, आपका परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं। दूसरा, चूंकि हम पूरी यात्रा में हैं और इसी यात्रा के दौरान हम लोग अहरौली बक्सर पहुंचे, बिहार पहुंचे, और वहां पर हम वहां गए जहां पर अहिल्या को भगवान राम ने पत्थर से महिला में बदला था, यानी कि उनको श्राप मुक्त किया था। तो इस पर वाल्मीकि रामायण मानस से अलग क्यों है? वाल्मीकि रामायण मानस से अलग क्या कहती है? यदि यह कहानी सुननी है तो मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण और मानस की दोनों संज्ञाएं एक साथ निकालकर यहां डिस्कस की हैं अहरौली में। आप जाकर के इसे सुनिए।
ये सारी चीजें हो सकता है कि आपके विषय के इतर हों, आपको कहें कि नहीं मुझे तो दुनियादारी में क्या चल रहा है वो सब जानना है। हमारी यात्रा के साथ जुड़ते चले जाइए। हम आपसे कोई ना तो मॉनेटरी सहयोग मान रहे, ना हम आपसे कुछ और इसमें मांग रहे हैं। हम इस यात्रा से आपको इसलिए जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपको ना ये सोचने पर विवश होना पड़े कि मानस जब लिखी गई थी तो उसके पीछे का भाव क्या था। एक बार के लिए अगर समय मिले तो सुनिएगा, बाकी हमारे सत्र आपके लिए जारी हैं। हमारे व्लॉग्स पर हमारी जब यात्रा जहां जहां से हो रही है, जो लोग हमसे मिल रहे हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम आपके साथ यहां पर साझा किए चल रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच की बात है। तीनों ने मक्का डिफेंस पैक्ट किया था, ये आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। बढ़िया से खुशी मनाई गई थी इस बात की कि अब पाकिस्तान को दोहरी सुरक्षा मिल गई, सऊदी से भी मिल गई और तुर्की से भी मिल गई। सबको पाकिस्तान समझ में आता है। देखिए, तुर्की को समझ में आता है कि पाकिस्तान इन दिनों डिफेंस बजट इंक्रीज किया है और उसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने हैं। खरीदने के लिए उसको एक बहुत अच्छा बाजार दिखा तुर्की को, और वो था पाकिस्तान। चाइना को भी ऑलरेडी पाकिस्तान दिखा हुआ है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के धांसे में आ कैसे गया। देखिए, सऊदी अरब के अंदर ना इस बात का बड़ा ऑब्सेशन है कि उसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, हमने एक सेशन किया है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, कभी ढूंढिएगा उसे, कि सऊदी अरब ने अपने स्तर पर कई बार प्रयास किया कि वह न्यूक्लियर बम खुद भी बना ले। हालांकि अमेरिका ने इसे रोका, लेकिन अमेरिका ने फिर इसे यह इजाजत दी कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे रिफाइनमेंट को, एनरिचमेंट को कुछ हद तक परमिट कर देंगे यदि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया। सऊदी अरब को बहुत ज्यादा इस बात के अंदर से घृणा है कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल मुस्लिम लास्ट होकर के भी ईरान जब चाहे हम पर गोला गिरा देता है और हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ईरान ने दुनिया को यह बता दिया है कि हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं और उसकी इज्जत केवल इसलिए बनी हुई है। अब सऊदी अरब और ईरान के बीच का जो झगड़ा है ना, वो शिया सुन्नी विवाद का झगड़ा है और दो रीजनल पावर्स के बीच में सुप्रीमेसी की लड़ाई है। दोनों एक दूसरे को कटी आंख, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, वो वाला हाल है। लेकिन अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि चाइना के कहने पर सऊदी और ईरान के बीच में हैंडशेक करवा रहा है। अब यह कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मक्का पैक्ट क्या है यह हमने आपको बताया, लेकिन यह कहानी हो कैसे रही है अब उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, आप सबको यह तो हमने बहुत बार बताया है कि ईरान और सऊदी को लड़ाने वाला कौन है, तो आंसर निकल कर आया अमेरिका। अमेरिका क्यों निकल कर आया? क्योंकि इन गल्फ देशों के पास पैसा भर भर के था। जब पैसा भर भर के था तो सवाल यह था कि भाई इतना पैसा लेकर के ये देश बैठे हैं, अगर इनके यहां कोई कलेश नहीं हुआ तो ये कलेश के बिना तो खूब प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। तो अमेरिका ने सऊदी के साथ जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट किया उसमें यह तय किया कि सुनो, तुम्हारे पास एग्रीमेंट की शर्तें मानने की एक कंडीशन है कि पेट्रो डॉलर में तुम तेल दुनिया को जब भी बेचोगे तो डॉलर में बेचोगे। ये हमने कई बार आपको बताया है। लेकिन सऊदी को शांति फील होने लगी थी, उसे लगने लगा था अब दुनिया में कोई विघ्न नहीं है। ईरान अपने में बिल्कुल पिछड़ गया है। सऊदी अपना 2030 का नया विजन लेकर चल रहा है। द लाइन नाम से वो एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के काम करने लगा। अमेरिका को स्ट्रेस में लाना ही तो सबसे बड़ा पसंदीदा खेल है कि तुम लड़ोगे नहीं तो हमारा माल कैसे खरीदोगे। दुनिया में जितने भी वेपन बेचने वाले देश हैं, अब तक तो आप सब लोग इतना जियोपॉलिटिक्स में समझ विकसित कर चुके हैं कि विक्रेता जो हथियारों के हैं वही दुनिया के देशों को लड़ा रहे हैं। ऐसे में सऊदी को अमेरिका कैसे इंस्टिगेट करे, तो उसने ईरान को उसके सामने दुश्मन बनाकर प्रेजेंट किया। जिस समय सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर सब समझा रहे थे अमेरिका को कि ईरान पर गोला मत डालना, पूरा जनवरी 2026 इसमें निकला, फरवरी 2026 इसमें निकला, लेकिन अमेरिका ने फुल कैलकुलेट किया कि ईरान पर पत्थर मारा तो वो इन सबको मारेगा और ये सब लोग हमारे पास आएंगे। ये बात इन सऊदी जैसे देशों को भी समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि आप और हम तो जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ हो गए और वो लोग बेचारे कुछ जानते ही नहीं है। भैया सब जानते हैं। जो इस दुनिया में पीड़ित है वो सबसे पहले जानता है कि खेल कौन रहा है हमारे साथ। जब खेल कौन रहा है हमारे साथ ये पता है तो फिर एक दूसरा देश है जो दूसरा वर्ल्ड पावर बनने की तैयारी कर रहा है, वो है चाइना। चाइना ने 2023 में इन दोनों देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया था। इन दोनों देशों को, सऊदी अरब को और ईरान को। 2023 में इन दोनों के बीच मित्रता कराने के लिए चाइना की तरफ से उनके वांग वी ने, शी जिनपिंग ने वो तमाम प्रयास किए थे। ये हेडलाइन 2023 की है। हमने उस साल भी ये सेशन किया था कि ईरान और सऊदी अरेबिया एग्री टू रिज्यूम टाइज एंड टॉक विद ब्रोकर्ड बाय चाइना। मतलब इन लोगों के बीच में उस समय ये चर्चा हुई थी कि कैसे करके हम लोग ईरान और सऊदी को साथ लेकर आ जाएं। अच्छा साहब, अब सवाल यह बना, ईरान और सऊदी को चाइना क्यों साथ लाना चाहता है? चाइना को केवल यह बताना है कि देखो, आपको वो झगड़ा रहा है,
आप झगड़ेंगे नहीं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। चाइना खुद मंदारिन भाषी देश है, वो अपनी तरफ से पिछलग्गू छोड़कर पाकिस्तान को रखा हुआ है कि पाकिस्तान तुम्हें दान मिलता रहेगा, तुम्हारे देश में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तुम हमारा काम करते रहो। आप सोचो कि अमेरिका ने भी चाइना से बात करने के लिए पाकिस्तान को ही दलाल चुना था। तभी तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि यह सब दलाल राष्ट्र है। हालांकि दुनिया में बहुत तरीके की प्रतिक्रियाएं आई कि साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन वास्तविकता ये। तो चाइना ने पाकिस्तान को यह काम दिया कि देखो इन दोनों देशों की मित्रता कराओ। बोले मित्रता करा देंगे तो ये तो एग्रीमेंट हो गया, युद्ध करेंगे ही नहीं। बोले नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं कह रहे हैं हम सऊदी और ईरान के बीच की कह रहे हैं। ईरान को अगर गोले मारने हैं तो अमेरिकी ठिकानों पर मारता रहे, हम उसको नहीं रोकेंगे। चाहे वो इजराइल में मारे, जॉर्डन में मारे, कतर, कुवैत में, जहां भी अमेरिकी ठिकाना हो हमारे, लेकिन सऊदी और ईरान ना लड़े। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के साथ आने से अमेरिका खिसियाएगा और उसकी खिसियाहट जो है वो उन्हें यहां से दूर ले जाएगी। खैर, ये जो भी प्रयास है, अल्टीमेटली इन्विटेशन ईरान के पास पहुंच जाता है। लेकिन हमने कहा कि साहब मक्का पैक्ट की तो हवा निकल गई। अब सवाल यह है कैसे निकल गई। तो ऐसे समझिए, मक्का पैक्ट किया क्यों जा रहा था। आंसर है, किसी दुश्मन पर हमला हुआ तो दूसरा उसकी हिफाजत करेगा। जब आप कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती करा देंगे, शेर और बकरी की दोस्ती करा देंगे, तो भैया कौन आपस में जंग लड़ेगा। तो मक्का पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं बचता। आप कहेंगे नहीं सर, भारत पाकिस्तान तो अभी भी युद्ध कर सकते हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो इनमें से एक भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। हां, तुर्की का आना केवल उसके डिफेंस बेचने जैसा है। तुमको ड्रोन बेच दिए, तुम्हारे पास में कुछ और बख्तरबंद गाड़ियां बेच दी, बिल्कुल इस तरह से। क्योंकि सऊदी और भारत के बीच में भी बहुत व्यापार ऑलरेडी है। ईरान और भारत भी रीजनली एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। ऐसे में ये अप्रासंगिक हो रहा है। अब सवाल बनता है, सब अप्रासंगिक हो रहा है, फिर भी हम ही समझदार हैं क्या कि हम ही समझ रहे हैं, ये लोग तो समझ ही नहीं रहे। सब समझ रहे हैं। और ये सब समझ करके जो इस्लामिक नाटो करके शब्द निकले थे ना, अल्टीमेटली ये ओआईसी का रेप्लिका बनाकर बैठ जाएंगे। ओआईसी क्या है? इन देशों ने ऑलरेडी, कि जिन देशों में मुस्लिम शासन है उन देशों का ऑलरेडी एक समूह है जो सऊदी के नेतृत्व में काम करता है, उसका नाम ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। उसमें 57 मुस्लिम राष्ट्र शामिल हैं और उसका मुख्यालय सऊदी में ही है। तो ऐसे में अगर ये ओआईसी जैसा ही एक और समूह बन गया तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा। तो अगर बात करें भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो एक लाइन में जवाब यह है कि ये कुछ दिनों बाद वैसे ही गौण हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान का हमला हुआ तो पाकिस्तान के साथ कोई नहीं आया, सऊदी के ऊपर ईरान का हमला हुआ तो पाकिस्तान नहीं गया, बिल्कुल वैसे ही आने वाले टाइम में इसमें कितने भी देश जुड़ जाएं, व्यापारिक हित जरूर हो जाएंगे कि तुम्हें डिफेंस इक्विपमेंट हम दे दें, युद्ध लड़ने कोई नहीं आएगा। क्या ईरान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? ईरान का विदेश मंत्रालय बोला कि हां, बात तो चल रही है, ऑफिशियल लेवल पर नहीं आई है, लेकिन मक्का पैक्ट की सूचना हमारे पास कई तरीके से आ चुकी है। ठीक है साहब। भाई साहब, इस बच्चू भाई के तांगे में ये बांग्लादेश वाले कहां बैठ रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश इस समय अपनी ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो ताजा ताजा आजाद हुआ है। उन्हें यह लग रहा है कि पहले तो आजाद हुए थे पाकिस्तान से, तब बांग्लादेश बने, लेकिन बनाने वाले जो थे उस समय शेख मुजीबुर रहमान थे और फिर उनकी बेटी शेख हसीना ने लगभग 15-20 साल शासन कर लिया। तो बांग्लादेश को लगता है कि अभी वो ताजा आजाद हुआ है। मोहम्मद यूनुस के टाइम पर उन्हें लगा था कि साहब हमारी तो बिल्कुल एकदम आजादी है, शेख हसीना भगा दी हमने। तारिक रहमान भी अभी एक ऐसी फेज से गुजर रहे हैं कि वो नए बांग्लादेश को बनाने की चाह में है कि नहीं, हम प्रभावित नहीं होंगे। किससे नहीं होंगे? भारत से नहीं होंगे। भारत से प्रभावित कौन थी? शेख हसीना थी। क्यों थी? क्योंकि भारत ने ही इन्हें आजाद पाकिस्तान से कराया था। तो चर्चा है कि इन्होंने भी मक्का पैक्ट में शामिल होने की इच्छा जताई है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सब भारत के एक तरफ पाकिस्तान मक्का पैक्ट में, एक तरफ बांग्लादेश मक्का पैक्ट में, तो क्या हमारे लिए मुसीबत नहीं हो गई? अरे भाई, ये तो कुछ नहीं है, 5 देश की बात कर रहे हो, 57 देश एक साथ हैं। तब भी हम मन में आता है तब पाकिस्तान को ठोक के आ जाते हैं। तो इसलिए 57 देशों का समूह भी जब कुछ नहीं कर पाया तो मक्का पैक्ट भी वैसे ही पुस्सी होगा। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, इन्होंने तो सर कसम खाई है कि हम पर हमला हुआ तो सब एक साथ आएंगे। आए थे क्या अभी कुछ दिन पहले जब अफगानिस्तान ने हमला किया था? आए थे क्या पाकिस्तान जब सऊदी पर ईरान का हमला हुआ था? नहीं आया ना। एग्जैक्टली, आएगा भी नहीं। तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर नहीं आएगा तो फिर ये लड़ाई किस बात की हो रही है? अरे साहब, लड़ाई नहीं हो रही है। असल में दुनिया के सामने ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सब एक हैं, हमारी भी जियोपॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो चाहेगा वही होगा। तो ये लोग आपस में बैठ बैठ करके केवल सिटिंग खेल रहे हैं। भारत को इनमें से किसी भी मामले से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। थी,
कब थी? जब ये 2-3 देश ही रहे होते। अब आप आने वाले साल भर में देखना 8-10 देश इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, और बांग्लादेश जैसा देश इन देशों के साथ अगर जुड़ भी जाता है तो बांग्लादेश के पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो इनसे उम्मीद ही करेगा कि हमें कुछ दे दो। तो जब दे ही देना है तो फिर बांग्लादेश यूएन में या ओआईसी में मेंबर लेकर के जो बना है उतना ही कर जाए, वही बहुत है। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि दलाल पाकिस्तान की दलाली चाइना के लिए करते करते उसने मक्का पैक्ट की हवा निकाल दी। थोड़ा ही दिन पहले माहौल बना था, अब उसकी माहौल की पूरी किरकिरी हो गई है। पर कोई बात नहीं, पाकिस्तान है, जो भी सोचेगा करेगा। फिलहाल के लिए आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, मैंने जो आपको रिकमेंडेशंस दी हैं उन वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन पर भी लगा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में भी लगा रहा हूं, आपने जरूर देखिए और हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। 30 दिन तक आपको हमारी राम यात्रा से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।